हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसका एक 100 क्वेश्चन का फर्स्ट लेक्चर गया है, ये फर्स्ट लेक्चर गया है, और 100 क्वेश्चन का ये समझिए सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो आज जो लेक्चर जा रहा है वह आपका लेक्चर 2 है, पेपर 1 का ही। आइए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और बता दें स्टार्ट करने से पहले कि ये 100 200 क्वेश्चन हमने दिया है और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, कुछ एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर भी कर दीजिएगा। और शेयर करने के साथ साथ इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन को अपने बुक से भी पढ़ लीजिएगा। हो सकता है कि किसी एक आध क्वेश्चन में मिसमैच हो जाए उसके आंसर में, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के हिसाब से ठीक से बनाया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, जल्दी जल्दी कि लंबा वीडियो ना हो, ठीक ना, कि कोई भारत में कोई व्यक्ति वयस्क होता है। भारत में कोई भी व्यक्ति वयस्क कब होता है? जब 18 वर्ष उम्र पूर्ण कर लेता है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक शराबी व्यक्ति वैध अनुबंध कर सकता है। एक शराबी व्यक्ति वैध अनुबंध किस कंडीशन में कर सकता है? ठीक ना, जब वो नशे में न हो तभी अनुबंध कर सकता है, बाकी किसी भी दशा में नहीं कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा है हमारा कि अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्षकार है। अनुबंध करने के लिए वही व्यक्ति सक्षम है जो वयस्क हो। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बस सही आंसर पढ़िएगा, ठीक ना, टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है निक्षेप में अधिकार का हस्तांतरण होता है। निक्षेप में अधिकार का हस्तांतरण कब होता है? जब वह निक्षेप अस्थायी रूप से होता है, माने अस्थायी रूप से अधिकार का हस्तांतरण होता है, मतलब अस्थायी रूप से नहीं होता है। इस तरह अगला पांचवा क्वेश्चन है कि बैंक, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बैंक के खाते में रुपया जमा करना ये किस प्रकार का अनुबंध होता है? बैंक में रुपया माने बैंक के खाते में रुपया जमा करना ये आपका लेनदार और देनदार का एक तरह से संबंध होता है, वो किसी तरह का अनुबंध नहीं होता है। देखते होंगे बैंक में पैसा जब हम जमा करते हैं कोई डील थोड़े होती है, वो तो लेनदार और देनदार का बीच का संबंध है ना। ठीक ना, ये निक्षेप अनुबंध नहीं है, गारंटी अनुबंध नहीं है, गिरवी अनुबंध नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिरवी के अनुबंध में हस्तांतरण होता है। जब भी कोई गिरवी दिया जाता है तो उसके अनुबंध में हस्तांतरण किस चीज़ का होता है भाई? अधिकारों का केवल हस्तांतरण होता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुबंध की गुप्तता का सिद्धांत का अपवाद है। अनुबंध की गुप्तता का सिद्धांत का अपवाद क्या है? न्यास है, भार है, अभिस्वीकृति है, उपयुक्त सभी है, अर्थात ऑप्शन डी सही होगा, अर्थात ये लास्ट वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है, इस नियम का अपवाद वर्णित है। एक स्टेटमेंट है, परिभाषा दिया गया है कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ होता है। इस नियम के अपवाद किस सेक्शन में दिए गए हैं? इस नियम के अपवाद आपसे बता दें कि सेक्शन 29 में दिया गया। अगला है क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको इधर कर दें ताकि आप लोग को पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, कह रहा है कि जब कोई खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए इनाम घोषित किया जाए और वस्तु खोज ली जाती है तो इसे कहते हैं। जब कोई किसी खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने के लिए इनाम घोषित कर दिया जाता है और वो वस्तु पुनः खोज ली जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपका निष्पादित प्रतिफल कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि अनुबंध की गुप्तता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? अनुबंध की गुप्तता सिद्धांत से तात्पर्य है कि यदि दो व्यक्तियों में अनुबंध हुआ है तो उसे अन्य व्यक्ति जो अनुबंध का पक्षकार नहीं है प्रवर्तनी नहीं करा सकता। अगला क्वेश्चन है कि अनुबंध का पालन कराया जा सकता है। किस कंडीशन में अनुबंध का पालन कराया जा सकता है? जब अनुबंध के पक्षकारों द्वारा ही अनुबंध का पालन कराया जा सकता है, अन्य किसी के द्वारा नहीं, ऑप्शन ए सही। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से सत्य नहीं है, असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? दे रहा है प्रतिफल मूल्यवान होना आवश्यक नहीं है, प्रतिफल सदैव पर्याप्त होना चाहिए। प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है, प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसे मूल्यवान होना चाहिए। तो सही ऑप्शन इसका है डी, प्रतिफल का पर्याप्त होना आवश्यक नहीं है लेकिन इसका मूल्यवान होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है
कि टेलीफोन द्वारा संव्यवहार की स्थिति में अनुबंध किस स्थान पर पूर्ण होता है। टेलीफोन द्वारा संव्यवहार की स्थिति में अनुबंध किस स्थान पर पूर्ण होता है? जहां पर स्वीकृति प्राप्त की जाए वहीं पर पूर्ण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन दे रहा है, थोड़ा सा और ऊपर कर दें, कि टेलीफोन द्वारा स्वीकृति की संसूचना पर वाद है। टेलीफोन द्वारा स्वीकृति की संसूचना पर मुख्य वाद क्या है? इंटोर्स लिमिटेड बनाम माइल्स फॉर ईस्ट कॉरपोरेशन और हाइट्स बनाम रैच उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा ये दोनों ही विवाद टेलीफोन द्वारा स्वीकृति की संसूचना पर मुख्य वाद था। अगला है प्रस्ताव के खंडन से संबंधित धारा है। मैंने प्रस्ताव का खंडन का उल्लेख कहने का मतलब है कि किस सेक्शन में किया गया, तो यह धारा 5 में कहा गया। अगला है क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने का उद्देश्य है। क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने का क्या उद्देश्य होता है? तो बता दें, क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने का मुख्य उद्देश्य होता है मौद्रिक क्षतिपूर्ति करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि विशिष्ट निष्पादन का आदेश वहां दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? विशिष्ट निष्पादन का आदेश वहां दिया जाता है जहां पे मौद्रिक क्षतिपूर्ति का पर्याप्त उपचार हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला है कि न्यायालय द्वारा निषेध आज्ञा स्वीकृति की जाती है। न्यायालय द्वारा निषेध आज्ञा स्वीकृति की जाती है किस कंडीशन में? यदि न्यायालय पक्षकार को अनुबंध के खंडन से रोकना चाहता हो तो वहां पे न्यायालय द्वारा निषेध आज्ञा स्वीकृति प्रदान की जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राहक के खाते में पर्याप्त जमा राशि शेष रहने पर भी बैंकर द्वारा गलत ढंग से चेक का अनादरण करने पर न्यायालय आदेश दे सकता है। न्यायालय किस तरीके का आदेश दे सकता है? आदर्श क्षतिपूर्ति के लिए। अगला है प्रतिफल, एक परिभाषा है। प्रतिफल वह मुआवजा है जो अनुबंध का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को देता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये ब्लैक स्टोन के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिफल परिभाषित है अनुबंध अधिनियम के, माने प्रतिफल की परिभाषा किस अनुबंध अधिनियम की किस सेक्शन में दी गई है? तो बता दें कि धारा 2 में, ये सब क्वेश्चन एग्जैक्ट याद कीजिएगा, 2 में दी गई है। अगला है प्रतिफल के बिना ठहराव होता है। प्रतिफल के बिना ठहराव क्या होता है? व्यर्थ होता है। अगला है परिभाषा है ये, प्रतिफल के बिना किया गया ठहराव व्यर्थ होता है, वर्णित है किस धारा के अंतर्गत? तो यह धारा 25 के अंतर्गत। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होता है। निम्न में प्रतिफल न होने पर भी अनुबंध मान्य होता है। क्वेश्चन है कि प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होता है, निम्न में प्रतिफल न होने पर भी अनुबंध मान्य होता है। ये किस सेक्शन में कहा गया? किस सेक्शन कह रहा है, किस संबंध में कहा गया? ध्यान दीजिएगा। नैसर्गिक प्रेम तथा स्नेह की स्थिति में लिखित तथा रजिस्ट्री ठहराव, ये भी सही दिख रहा है। कालावरोधित ऋण का भुगतान करने से संबंधित लिखित ठहराव के संबंध में, भूतकालीन स्वैच्छिक सेवा के बारे में वचन दिए जाने पर, उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला है वचनदाता के इच्छा पर वाद है। वचनदाता की इच्छा पर महत्वपूर्ण वाद कौन कौन सा है भाई? इसमें दिया है दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव, केदारनाथ बनाम गोरी मोहम्मद, उपयुक्त सब दोनों, अर्थात दोनों ही सही है। ऑप्शन यस का सी सही होगा। अगला है कि एक अनुबंध के भूतकालीन प्रतिफल मान्य है। एक अनुबंध के लिए भूतकालीन प्रतिफल मान्य है, बताइए किस कानून में ऐसा दिया गया? भारत के राज्यनियम में, माने भारत के कानून में। अगला क्वेश्चन है कि अनुबंध के लिए प्रतिफल होना चाहिए। अनुबंध के लिए प्रतिफल कैसा होना चाहिए? भूतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन, तीनों ही। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनुबंध से अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं ला सकता, इस नियम से संबंधित सिद्धांत है। माने परिभाषा एक है कि अनुबंध से अपरिचित व्यक्ति वाद नहीं ला सकता है। इस सिद्धांत का इसका उल्लेख किस सिद्धांत में कहा गया है? तो सही है अनुबंध की गुप्तता का सिद्धांत।
अगला है कि अनुबंध की गुप्तता सिद्धांत निम्न वाद में प्रतिपादित किया है। अनुबंध की गुप्तता सिद्धांत किस वाद में कहा गया? तो ये टेवेडिल बनाम एडकिंसन के विवाद में कहा गया। ठीक है। अगला है कि हानि रक्षा अनुबंध में पक्षकारों की संख्या होनी चाहिए। हानि रक्षा अनुबंध में पक्षकारों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। ठीक इसी तरह है 31 नंबर क्वेश्चन कि गारंटी के अनुबंध में पक्षकारों की संख्या होती है। गारंटी के अनुबंध में पक्षकारों की संख्या 3 होती है। अगला है हानि रक्षा अनुबंध होता है। हानि रक्षा अनुबंध क्या होता है? एक व्यर्थ ठहराव होता है। अगला है कि गारंटी का अनुबंध होता है। गारंटी का अनुबंध क्या होता है? एक संयोगिक अनुबंध होता है। अगला, निम्नलिखित अनुबंध करने के अयोग्य है। अनुबंध करने के लिए अयोग्य कौन होता है? अवयस्क व्यक्ति भी होता है, विकृचित वाला व्यक्ति भी होता है, राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित कर दिया गया वो भी होता है, अर्थात सभी होगा। ठीक है। अगला है कि सामान्य तौर पर वयस्कता की आयु क्या होती है? सामान्य तौर पर वयस्कता की आयु बता सकते हैं? सामान्य तौर पर वयस्कता की आयु कितनी होती है? भाई 18 साल का जब हो जाएगा तो वयस्क माना जाएगा। थोड़ा देखिएगा, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। ठीक ना, 18 वर्ष। अगला कह रहा है कि न्यायालय द्वारा को एक अभ्यस्क ख का संरक्षक नियुक्त किया गया। ख वयस्क माना जाएगा, ध्यान दीजिएगा। को द्वारा माने न्यायालय द्वारा को अभ्यस्क ख का संरक्षक माना गया। मतलब को कहा गया कि भाई ख का संरक्षक है, लेकिन ख अभ्यस्क है। तो ख वयस्क कब माना जाएगा? ऑप्शन पहला दिया है 16 वर्ष की उम्र पूरी करने पर, 18 वर्ष की उम्र पूरी करने पर, और कब? 21 वर्ष की उम्र पूरी करने पर। तो ऐसी दशा में वह 21 वर्ष की उम्र पूरी करने पर वयस्क माना जाएगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभ्यस्क द्वारा किया गया ठहराव होता है। अभ्यस्क द्वारा किया गया ठहराव आरंभ से व्यर्थ होता है। अगला है कि अभ्यस्क द्वारा किए गए ठहराव से संबंधित महत्वपूर्ण वाद है। अभ्यस्क से संबंधित द्वारा किए गए ठहराव से महत्वपूर्ण वाद कौन कौन से है भाई? मोहरी बीवी बनाम धर्मो दास का भी वाद है। ठीक ना, ऑप्शन सी सही। अगला है कि एक व्यक्ति को अनुबंध करने में सक्षम नहीं है। एक व्यक्ति को अनुबंध करने में सक्षम कब नहीं होता है? क्योंकि वह शिक्षित है, वह बीमार है, उसकी आयु 70 वर्ष है, वह 17 वर्ष की आयु का है। तो यही सही है, क्योंकि वो नाबालिग है, तभी अनुबंध करने का सक्षम नहीं होगा, अर्थात डी ऑप्शन होगा। एक विकृत चित्त वाला व्यक्ति स्वस्थ चित्त होने के दौरान अनुबंध करता है, यह क्या कहलाता है? यह किस तरह का अनुबंध होता है? तो यह मान्य अनुबंध होता है, माने मान लिया जाता है कि सही है। ठीक ना, क्योंकि स्वस्थ होने के बाद, स्वस्थ चित्त होने वाले के दौरान वह अनुबंध करता है, माने ठीक हो जाने के बाद से। अगला है 41 नंबर क्वेश्चन कि एक व्यक्ति अनुबंध का सक्षम पक्षकार नहीं होता है यदि वह, मैंने कह रहा है कि एक व्यक्ति अनुबंध का सक्षम पक्षकार नहीं होता है यदि वह, सक्षम पक्षकार मतलब सही हालत में नहीं होता है, विकृत, अशिक्षित, बीमार और विकलांग। बताइए इसमें से सही ऑप्शन कौन है? एक विकृत चित्त वाला व्यक्ति हो जो अनुबंध करने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि अशिक्षित भी अनुबंध कर सकता है, बीमार भी अनुबंध कर सकता है, विकलांग भी कर सकता है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक अभ्यस्क अनुबंध का पक्षकार हो सकता है? तो एक अभ्यस्क अनुबंध का पक्षकार नहीं हो सकता है। अगला है, आधा इधर है आधा इधर है, देखिए, सहमति को भारतीय अनुबंध अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया? तो सहमति को भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 13 में परिभाषित किया गया। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन कि अनुबंध के पक्षकारों के बीच स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, इसका उल्लेख किस सेक्शन में किया गया? तो इसका उल्लेख धारा 10 में किया गया। अगला, स्वतंत्र सहमति के अभाव में अनुबंध होता है। स्वतंत्र सहमति के अभाव में किया गया अनुबंध क्या होता है? व्यर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सहमति स्वतंत्र तब कही जाती है जब वह, सहमति स्वतंत्र कब कही जाती है? जब वह
उत्पीड़न द्वारा कारित न हो, माने उसमें उत्पीड़न शब्द न हो। अगला है स्वतंत्र सहमति के लिए आवश्यक है कि, स्वतंत्र सहमति के लिए क्या आवश्यक है? उत्पीड़न और अनुचित प्रभाव द्वारा कारित न हो, ये भी सही है। मिथ्या व्यपदेनेशन द्वारा कारित न हो, कपट द्वारा कारित न हो, इनमें से सभी, तो सही ऑप्शन है इनमें से सभी। अगला 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा अनुबंध जिसमें पक्षकार की स्वतंत्र सहमति न हो, ऐसा अनुबंध जिसमें पक्षकार की स्वतंत्र सहमति न हो, वो किस तरह का अनुबंध होता है? व्यर्थनीय अनुबंध। वहीं पे एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक ने अपने छात्र से उसकी कार बहुत कम कीमत पर बेचने के लिए सहमति प्राप्त की। यह किस तरह की सहमति प्राप्त की? अनुचित प्रभाव द्वारा सहमति। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर वचन हो जाता है, इसका उल्लेख किस सेक्शन में किया गया? इसका उल्लेख धारा 2 ख में किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुबंध के लिए होने चाहिए कम से कम, अनुबंध के लिए होने चाहिए कम से कम 2 व्यक्ति। अगला है कि अनुबंध के अंतर्गत उत्पन्न होता है, अनुबंध के अंतर्गत क्या उत्पन्न होता है? एक वैधानिक दायित्व उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय न हो, एक ठहराव जो राजनियम द्वारा परिवर्तनीय न हो, उसे क्या कहते हैं? व्यर्थ ठहराव कहा जाता है। अगला है 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर कि प्रस्ताव स्वीकृत करने वाले व्यक्ति कहलाता है, जो व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकृत करता है उसे क्या कहते हैं? वचन गृहीता कहते हैं। सट्टे का ठहराव होता है, किस प्रकार का ठहराव होता है? एक वैध ठहराव होता है। अगला है अवयस्क के विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव होता है, कौन सा ठहराव होता है? अवयस्क के विवाह में रुकावट डालने वाला ठहराव वैध ठहराव होता है, क्योंकि अवयस्क नियम है कि विवाह नहीं करेगा, लेकिन वयस्क होने के बाद करेगा। अगला है कि बाजी का ठहराव होता है, बाजी का ठहराव व्यर्थ होता है, बाजी माने शर्त। अगला है बीमा का ठहराव होता है, बीमा का ठहराव कैसे होता है? वैध होता है। निक्षेप अनुबंध की परिभाषा किस धारा में दी गई है? निक्षेप के अनुबंध की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है? तो 148 में दी गई है। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन कि यदि निक्षेप गृहीता माल का अनाधिकृत उपयोग करता है तो निक्षेप है। यह किस प्रकार का निक्षेप है? निक्षेपी की इच्छा पर व्यर्थनीय है, निक्षेप गृहीता की इच्छा पर व्यर्थनीय है, कि व्यर्थ है, कि वैध है? बताइए क्या है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का है कि निक्षेपी की इच्छा पर व्यर्थनीय है। अगला है कि एक सामान्य पूर्वाधिकार उपलब्ध है, सामान्य पूर्वाधिकार क्या है? बैंकर सामान्य पूर्वाधिकार, ठीक है। अगला पढ़ते हैं कि न्यायालय द्वारा एजेंसी समाप्त की जा सकती है। न्यायालय द्वारा किस दशा में एजेंसी समाप्त की जा सकती है? प्रधान के दिवालिया होने पर ही एजेंसी समाप्त होती है और किसी द्वारा नहीं। एजेंट की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो एजेंट की परिभाषा 182 में दी गई है। आगे बढ़ते हैं कि एजेंट के अवयस्क होने पर दायित्व होता है, एजेंट के अवयस्क होने पर दायित्व होता है। एजेंट यदि नाबालिग है तो किसका दायित्व होता है भाई? किसी का नहीं होता है, ठीक है ना। पुष्टिकरण की अवधि होती है, बताइए पुष्टिकरण की अवधि कितनी होती है? 3 महीने होती है। कितनी होती है? 3 महीने होती है। नहीं, गलत है, 3 महीने नहीं होती है। देखते हैं और ऑप्शन क्या है। ऑप्शन तो हमने देखा ही नहीं, अंदाजे मार दिया। हाँ, पुष्टिकरण की अवधि कितनी होती है? ये आपका सही है, डी ऑप्शन होगा, उचित समय, ठीक ना। इसी पे एक और क्वेश्चन है, उप एजेंट की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? एजेंट द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही है। अगला है कि अनुबंध अधिनियम की धारा 2 को परिभाषित किया गया है। अनुबंध अधिनियम की धारा 2 को में क्या परिभाषित किया गया है? प्रस्ताव के बारे में। अगला है कि प्रस्ताव भारतीय अनुबंध अधिनियम की निम्न धारा में परिभाषित किया गया है। माने प्रस्ताव भारतीय अनुबंध अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो यह धारा 2 को में परिभाषित किया गया।
अगला है प्रस्ताव का अर्थ होता है, बताइए क्या होता है। एक अन्य व्यक्ति जो किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने के वादे में सहमति प्राप्त करने के लिए राजामंदी होता है तो उसे प्रस्ताव कहा जाता है। और 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्ताव की इच्छा पर महत्वपूर्ण वाद कौन सा है। तो प्रस्ताव की इच्छा पर महत्वपूर्ण वाद हैरिसन बनाम निकर्सन का है। ठीक है, बढ़ते हैं 71 नंबर पे कि प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के आशय से होना चाहिए। यह नियम निम्नलिखित वाद में प्रतिपादित किया गया। कह रहा है प्रस्ताव वैधानिक संबंध स्थापित करने के आशय से होना चाहिए। यह जो नियम है किस वाद में प्रतिपादित किया गया है, तो वेलफेयर बनाम वेलफेयर के वाद में किया गया है। और 72 क्वेश्चन है कि प्रस्ताव की संरचना पर मुख्य वाद है। प्रस्ताव की संरचना पर मुख्य वाद कौन कौन सा है यहाँ दिया, लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रस्ताव की संसूचना पूर्ण होने से संबंधित धारा है। प्रस्ताव की संसूचना किस धारा में कहा गया, तो प्रस्ताव की संसूचना का उल्लेख धारा 4 में कहा गया। अगला है कार्लिन बनाम कार्बोलिक स्मोक वाल कंपनी निम्न पर एक वाद है। 21 संबंध में एक वाद है, एक सामान्य प्रस्ताव का। अगला कह रहा है कि एक प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही प्रभाव होता है जो बारूद से भरी रेलगाड़ी के लिए एक दिया सलाई का दोनों ऐसा कार्य करते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। यह कथन किस विवाद में कहा गया है, यह कहा गया है एंसन के विवाद में। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डाक द्वारा संसूचना पर महत्वपूर्ण वाद है। डाक द्वारा संसूचना पर कौन सा वाद है भाई, हाउस होल्ड फायर एंड एक्सीडेंट्स इंश्योरेंस कंपनी बनाम ग्रांट। ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन में है कि ब्रागेडन बनाम मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी निम्न पर एक वाद है। किस पर विवाद है, आचरण द्वारा स्वीकृति पर। अगला है पड़ा हुआ माल पाने वाला कर सकता है। पड़ा हुआ माल पाने वाला क्या कर सकता है, यदि इनाम यदि हो के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। मतलब यह है कि कहीं रास्ते में माल पड़ा हुआ है तो कोई पा गया तो वहाँ पे वो दूसरा पक्षकार है, वो पक्षकार है वो भाई वाद प्रस्तुत कर सकता है कि भाई इस पे इनाम पहले से रखा गया, इनाम दो, क्योंकि अगले ने इनाम रखा है। अगला है पड़ा हुआ माल पाने वाला उसे बेच सकता है यदि, माने रास्ते में कहीं पड़ा हुआ माल कोई पा गया तो उसे बेच सकता है। किस कंडीशन में, जब माल खराब होने वाला हो। यदि कि माल खराब होने वाला है तो उसे क्या कर सकता है, बेच सकता है। अगला है कि अभ्यस की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी है। अभ्यस की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है, अभ्यस की संपत्ति। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्ध अनुबंध निर्मित होता है। कब निर्मित होता है, अनुबंध द्वारा नहीं, अर्ध अनुबंध निर्मित होता है परिस्थितियों द्वारा। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ध अनुबंध है। अर्ध अनुबंध क्या है, केवल एक वैधानिक दायित्व है। संयोगिक अनुबंध होता है। संयोगिक अनुबंध क्या होता है, हमेशा वैध होता है। अगला है संयोगिक अनुबंध होता है, किस तरह का होता है भाई संयोगिक अनुबंध, विशिष्ट होता है। अनिश्चित घटनाओं पर आधारित संयोगिक अनुबंध होता है। अनिश्चित घटना पर आधारित संयोगिक अनुबंध किस टाइप का होता है, वैध होता है। अगला है असंभव घटनाओं पर आधारित संयोगिक अनुबंध होता है। असंभव घटनाओं पर आधारित संयोगिक अनुबंध किस तरीके का होता है, व्यर्थ होता है। अगला है कि संयुक्त वचनदाताओं का दायित्व है। संयुक्त वचनदाताओं का दायित्व कैसा होता है, संयुक्त और व्यक्तिगत दोनों ही होता है।
व्यक्तिगत प्रकृति के अनुबंध का निष्पादन किया जा सकता है। व्यक्तिगत प्रकृति के अनुबंध का निष्पादन कैसे किया जाता है? वचनदाता द्वारा किया जाता है। देखते जाइएगा ऑप्शन। अगला कहा है कि जहां न तो देनदार और न लेनदार द्वारा भुगतान का नियोजन किया गया हो तो भुगतान का नियोजन होगा। किसके द्वारा है? समय के आधार पर होगा। और 90 नंबर पे कह रहा है कि जहां पर निष्पादन का क्रम निश्चित न हो तो अनुबंध का निष्पादन होगा। जहां पर निष्पादन का क्रम निश्चित न हो तो वहां अनुबंध का निष्पादन होगा। किस दशा में होगा? अनुबंध की प्रकृति के अनुसार होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैध अनुबंध के आवश्यक लक्षणों का उल्लेख किस सेक्शन में किया गया है? तो आपसे बता दें, धारा 10 में। अगला है वैध अनुबंध के लिए आवश्यक है। वैध अनुबंध के लिए आवश्यक क्या होता है? सक्षम पक्षकार, स्वतंत्र सहमति, विधि पूर्ण प्रतिफल और उद्देश्य, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न का लिखित होना आवश्यक है। किसका लिखित होना आवश्यक है? बीमे का अनुबंध का लिखित होना जरूरी है, विनिमय साध विलेख का जरूरी है, पंच निर्णय का जरूरी है, उपयुक्त सभी होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न का लिखित होने के साथ रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। मैंने नीचे कुछ दिया गया है, उसमें पूछ रहा है कि इसका लिखित होने के साथ साथ रजिस्ट्रीकृत भी होना चाहिए। वो किसका? नैसर्गिक प्रेम तथा स्नेह पर आधारित जो ठहराव किए जाते हैं उसके लिखित के साथ साथ रजिस्ट्रीकृत भी होना चाहिए। 95 नंबर है कि निम्न का लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक है। अब नीचे चार्ट और भी दिए हैं, इनमें से किसका लिखित और रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए? तो यहाँ ध्यान दीजिए, धारा 25 के अंतर्गत बिना प्रतिफल का किया गया ठहराव, ये भी लिखित और रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पार्षद सीमा ने, ये भी लिखित और रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। 100 रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति के हस्तांतरण का विलेख, ये भी होना चाहिए। तो सब सही है। अगला है क्वेश्चन कि ठहराव स्वीकृति होने पर बनता है। ठहराव स्वीकृति होने पर क्या बनता है? एक वचन बनता है। अगला है कि अनुबंध का अर्थ होता है। अनुबंध का अर्थ क्या होता है? एक ठहराव जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो। अगला 98 नंबर क्वेश्चन कि एक प्रस्ताव जब उचित रूप से स्वीकृत हो जाता है तो ठहराव कहलाता है। यह बात किसने कहा था? तो यह बात चट्टी ने कहा था। अगला है भारतीय अनुबंध अधिनियम में ठहराव की परिभाषा किस सेक्शन में दी गई है? तो धारा 2 ख में दी गई है। और लास्ट हमारा 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैधानिक उत्तरदायित्व पर एक महत्वपूर्ण वाद है। तो वैधानिक उत्तरदायित्व पर वेलफेयर बनाम वेलफेयर का वाद है। तो इस तरह आप लोग का ये 100 MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और जिस सब्जेक्ट की लेक्चर्स चाहिए तो बता दीजिएगा, कुछ इम्पोर्टेंट MCQ आपको और भी प्रोवाइड करा देंगे। और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि ताकि कुछ क्वेश्चनों का आपको हेल्प मिल जाए। और वीडियो को अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करिएगा। यदि कोई क्वेश्चन डाउटफुल हो तो अपने बुक से एक बार स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।